सो हेलो पीपल, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सर मोस्ट सॉट आफ्टर रिवीजन ऑफ कंपनी ऑडिट एंड कारो 2020। इस रिवीजन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि कंपनी ऑडिट और कारो 2020 को एकदम शानदार तरीके से कवर करें। कंपनी ऑडिट में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया सर सेक्शन 139 से। मैंने कहा 139 में ऑडिटर आएगा, 140 में ऑडिटर जाएगा, 141 में एलिजिबल होगा तभी तो 142 की रिम्यूनरेशन कमाएगा। रिम्यूनरेशन कमा के उसने क्या खरीदा सर? उसने खरीदा बोर्नवीटा। मैंने कहा उसने खरीदा बोर्नवीटा, मैंने कहा विद बोर्नवीटा उसको मिली पावर। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 143 में। एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं ग्रेट ड्यूटीज। सो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अंडर सेक्शन 143। एंड पावर को मिसयूज नहीं करना। कुछ ऐसी सर्विसेज है जो प्रोहिबिटेड है। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन नंबर 144। सेक्शन 144 ने कहा सर्टेन सर्विसेज आर प्रोहिबिटेड नॉट टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर। एंड फिर कुछ सर्विसेज ऐसी है जो करनी ही पड़ेगी, कुछ ड्यूटीज ऐसी है जो निभानी ही पड़ेंगी। 145 और 146 में लिखा है। 145 में कहा ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, 146 ने कहा ड्यूटी टू अटेंड द एजीएम। एंड अगर ऑडिटर अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो 147 में पेनल्टी लग जाएगी। कॉस्ट ऑडिटर आया, सर हमको भी एक सेक्शन दो ना। तो हमने कहा कॉस्ट ऑडिटर तुम भी क्या याद रखोगे, जाओ सेक्शन 148 तुमको दिया। तो इस तरह से हमने सेक्शंस का फ्लो समझा। फिर आया सर सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इसमें आपने बस ये समझना था दो तरह के ऑडिटर होते हैं, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कितना टाइम में करते हैं? हमने कमिटमेंट किया था 30 डेज का। 30 डेज के अंडर 30 क्या होता है सर? 30 THIRTY 30 डेज के अंदर ये अपॉइंट करेंगे पहला ऑडिटर। एंड अगर इनसे नहीं हो पाया तो मेंबर्स को मिलेंगे 90 डेज। मेंबर्स को मिलेंगे 90 डेज जिसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लाएंगे और ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। फिर आता है सर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा? मैंने कहा इनका करता धरता है C&AG, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कितना टाइम देंगे? बड़ा आदमी है डबल टाइम दे दो, बड़ा आदमी है डबल टाइम दे दो, यानी 60 डेज हमने दिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। अब अगर वो नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितना टाइम मिलेगा? हमने एग्रीमेंट किया था कि हम 30 डेज देंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिए 30 डेज। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाए तो अब मेंबर्स को कितना टाइम मिलेगा? 90 डेज नहीं मिलेंगे। 90 में से 30 तो बोर्ड ले गया, मैंने कहा 60 डेज बचेंगे इस केस में। पहला ऑडिटर है, कब तक कंटिन्यू करेगा? पहली एजीएम तक। पहला ऑडिटर है, पहली एजीएम तक करेगा। और फिर आता है सर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अगर मैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करूं, अगेन नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में हम यानी शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एट द एजीएम एंड ही विल कंटिन्यू फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम टू द 6th एजीएम सब्जेक्ट टू कि हमने उसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया है। प्लस गवर्नमेंट कंपनी की बात की जाए तो 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसा कॉस्ट ऑडिटर के केस में होता है वैसा का वैसे ही हूबहू इसके केस में होता है। 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड ही शैल कंटिन्यू टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, यानी इस साल की जो एजीएम खत्म होगी वहीं तक ये कंटिन्यू कर पाएगा। इसके केस में 5 साल वाला कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, जिस भी ऑडिटर को आप अपॉइंट कर रहे हो क्या उससे रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा? हाँ जी हाँ, रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा और डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि ही फुलफिल्स द कंडीशंस टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। एक और डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर 141 सबसेक्शन 3। ये ऑडिटर साहब डिस्क्वालिफाइड नहीं है। जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया है क्या उसको बताना पड़ेगा, कंफर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपने उसको एक्सेप्ट किया एज एन ऑडिटर? यस, उसको भी और आरओसी को भी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ द मीटिंग इन विच ही हैज बीन अपॉइंटेड। फिर हमने एक दो एग्जांपल्स की बात करी, प्लीज रीड देम आफ्टरवर्ड्स। फिर हमने बात करी कैजुअल वैकेंसी की। कैजुअल वैकेंसी इज नथिंग बट 139 सबसेक्शन 8, अगेन गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितना समय? एग्रीमेंट किया है, निभाना पड़ेगा 30 डेज एंड 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। मान लो ये गंभीर बात है सर, गंभीर बात मतलब ऑडिटर रिजाइन करके गया है। अगर ऑडिटर की रिजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई है, फिर से बता रहा हूं, ऑडिटर की रिजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई है, दैट नीड्स टू बी आल्सो अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 30 का 3 उठा लो, 30 का 3 उठा लो, विद इन 3 मंथ्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग आपको 3 महीने के अंदर उस शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सर अगला सवाल ये आता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा? गवर्नमेंट कंपनी के केस में C&AG को मौका दिया जाता है। सर क्या C&AG को यहां पे भी 60 डेज देंगे? नहीं भाई, यहां 60 दिन नहीं दे सकते।
गंभीर बात है, कैजुअल वैकेंसी हुई है, यहां पे भी हम 30 डेज ही देंगे, और 30 डेज में नहीं करता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज मिलेंगे। आई होप द कैजुअल वैकेंसी पार्ट इज क्लियर। यस सर। क्या रिटायरिंग ऑडिटर, जो ऑडिटर एजीएम पे रिटायर कर रहा है उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है? 3 केसेस। अगर उसने कहा है कि मैं नहीं होना चाहता तो फिर तो नहीं हो सकता। तो 3 केसेस जिसमें वो हो सकता है, उसने रिटर्न में नहीं कहा कि वो रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है और हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया। फिर से एक बार रिवाइज कराओ मुझे। पहली चीज क्या थी सर? वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। दूसरी चीज, वो खुद भी होना चाहता है, यानी उसने लिख के नहीं दिया कि ही डजंट वांट टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। एंड थर्ड चीज क्या है सर? स्पेशल रेजोल्यूशन ये पास नहीं हुआ है कि हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं या रिटायरिंग ऑडिटर को वापस रीअपॉइंट नहीं करना चाहते। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखिएगा। अगर किसी एजीएम में कोई ऑडिटर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं होता तो क्या होता है? पुराना वाला ही कंटिन्यू करता है। बट अगर उसके रोटेशन ऑफ ऑडिटर के 5 साल या 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा? आंसर इज नो। बोर्ड को दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज एन ऑडिटर? ओनली एंड ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन एक्ट एज एन ऑडिटर। क्या फर्म और एलएलपी को अपॉइंट किया जा सकता है एज एन ऑडिटर? आंसर इज यस, ओनली इफ देयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। अगर उनके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिसिंग है तभी उनको आप अपॉइंट कर सकते हो एज एन ऑडिटर। एंड लास्ट पॉइंट में सर क्या लिखा था? जो पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है सिर्फ वही एक्ट और साइन कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। देन वी स्टडीड अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी अमेजिंग टॉपिक। सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एंड रूल नंबर 10, रावण वाला रूल है, याद रखेंगे सारे बच्चे। बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसको ऑडिटर नहीं बनने दे सकते, बट एलएलपी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको ऑडिटर बनने दे सकते हैं। यस, दैट्स एन एक्सेप्शन। जो कंपनी का ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। इसी तरह कोई बंदा उस ऑफिसर से या एम्प्लॉय से रिलेटेड है, यानी पीओ, पीई, ईओ, ईई, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकते। पार्टनर ऑफ ऑफिसर, पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, इनको भी आप ऑडिटर नहीं बना सकते। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या जो पीआरपी है, पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर, ये कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो। बट जो रिलेटिव है, अगर आपका कोई भाई बंधु है जो रिलेटिव है आपका, एज पर सेक्शन 277 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है अप टू मैक्सिमम फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज इन द कंपनी जिसमें आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हो। अगर उस बेवकूफ ने किसी गलती की वजह से 1 लाख से ज्यादा की सिक्योरिटीज ले ली तो क्या गलती सुधारने का समय दिया जाएगा? यस, 60 डेज विल बी गिवन टू टेक द करेक्टिव एक्शन। क्या ये 1 लाख फेस वैल्यू है या मार्केट वैल्यू? फेस वैल्यू की बात हो रही है, ध्यान रखना। अब आती है सर इनडेटनेस की। इनडेटनेस की लिमिट क्या है? 5 लाख। पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर कैन बी इनडेटेड टू द कैश। कैश का क्या मतलब था? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक की आप इनडेटनेस रख सकते हो। इनडेटनेस 5 लाख से बढ़ जाएगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। एंड लास्ट लिमिट इज अगेन 1 लाख रिगार्डिंग इनडायरेक्ट इनडेटनेस। सर इनडायरेक्ट इनडेटनेस का क्या मतलब है? आपने खुद लोन नहीं लिया, किसी और को लोन दिलवाया और गारंटी और सिक्योरिटी दे दी, तो या तो आपने या आपके रिलेटिव या पार्टनर, अगेन पीआरपी की बात होगी और कैश की बात भी होगी। अब सर एक और बात बताओ, अगर मेरा रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है, मेरा रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है, मैं खुद डायरेक्टर नहीं हूं, मेरा रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या फिर कंपनी में इंप्लॉयड है एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन, तो क्या मैं एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूं? आंसर इज नो। चाहे आप खुद डायरेक्टर हो या आपका रिलेटिव डायरेक्टर हो, दोनों केसेस में ही आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। अगर मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं, मैं आईटीसी का एम्प्लॉय हूं, मैं साथ साथ सीए इन प्रैक्टिस की तरह ऑडिटर भी एक्ट करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं भाई, चुपचाप एम्प्लॉय वाला काम करो या सीए इन प्रैक्टिस करो, दोनों काम साथ साथ नहीं चल सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स में कितने ले सकता हूं? 20 पर पार्टनर। आप 20 ऑडिट असाइनमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी कंपनीज है जो काउंट नहीं होती। छोटी कंपनी यानी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विद पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। प्लस याद रहे, इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ने नहीं किया होना चाहिए कोई डिफॉल्ट इन फाइलिंग देयर एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 92 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन आई थिंक 137। ये गड़बड़े इन्होंने नहीं करी होनी चाहिए। ये हम कितने पार्टनर्स कब गिनेंगे? मैंने कहा जब आप ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो, उस दिन आपकी फर्म में जितने पार्टनर्स हैं उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि कितने ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्लस क्या एक पार्टनर सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है? आंसर इज यस।
जो लिमिट है वो एक्सेप्टेंस की है, साइनिंग की नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इन्होंने लिख रखा है सीए जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, उसको हम काउंट नहीं करते फॉर दिस पर्पस। ठीक है सर। लास्ट पॉइंट है कन्विक्शन ऑफ फ्रॉड। अगर आपको फ्रॉड के लिए कन्विक्ट किया गया है बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, क्या कोर्ट का मतलब ट्रिब्यूनल है? नारे बाबा ना। ट्रिब्यूनल की बात होती है 140 सबसेक्शन 5 में, यहां पे कोर्ट की बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बोलो मेरे साथ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है एंड 10 साल खत्म नहीं हुए तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। 10 साल के बाद आना, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज 144 की सर्विसेज कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी को। सर 144 की सर्विसेज क्या थी? उसी फ्लो में याद करो जिस फ्लो में हमने याद किया था। सबसे पहले क्या आती है? अकाउंट एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, ए फॉर एक्चुरियल सर्विसेज, IN फॉर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, और क्या था सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में क्या आता है? डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और क्या पॉइंट था? आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, अदर मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एनी अदर सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फटाफट बताओ, क्या सेक्शन 144 तक क्लियर है? प्लीज टेल मी यस और नो, देन वी मूव टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर। क्या यहां तक आप सब मेरे साथ चल रहे हो? जल्दी से बताओ। कम ऑन, 11 मिनट में हमने शानदार तरीके से खींच लिया यहां तक। आप बताओ, क्या आप सब मेरे साथ हैं? पी लो पानी वानी, पी लो मस्त। क्लियर है सर? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। अब बात होगी रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जो सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है। किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज पे। ये कहते हैं जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपना ऑडिटर ज्यादा समय तक अपने साथ नहीं रखेंगी क्योंकि फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाए। कौन कौन सी है सर ये बड़ी कंपनीज? लिस्टेड कंपनीज, फिर आती है पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज और अदर कंपनीज। सर पब्लिक कंपनीज के केस में क्या कहता है? अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। प्राइवेट कंपनीज के केस में कहता है 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर आप ऊपर वाली लिमिट्स में कवर नहीं होते और आपकी जो बोरोइंग्स हैं These are 50 करोड़ और मोर, जो बोरिंग्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो फिर आपके ऊपर रोटेशन ऑफ ऑडिटर लग जाएगा। तो मैं इस लिमिट को बोलता हूं 10-50-50। जिस भी कंपनी पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर लगेगा, इट कैन नॉट अपॉइंट इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन 5 consecutive years, फॉर मोर देन 1 term of 5 consecutive years, फॉर्म फॉर मोर देन 2 terms of 5 consecutive year। क्या सर एक बारी में 10 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, एक बारी में सिर्फ आप 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, उससे ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते। अब ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक फर्म पे कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल हो गया है, उस फर्म में और एक और फर्म में कॉमन पार्टनर है, तो क्या दोनों फर्म पे कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। यही बात हमने स्पेशल पॉइंट में लिख रखी थी। अब अगर कंपनी किसी ऑडिटर को रिमूव करना चाहे या ऑडिटर कंपनी छोड़ के जाना चाहे तो वो जा सकता है? आंसर इज यस, जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस अगर कंपनी के मेंबर चाहे तो वो रेजोल्यूशन पास करके 2 चीजें और करवा सकते हैं, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन का क्या मतलब है कि ऑडिट मेंबर्स और उनकी टीम, ऑडिट पार्टनर और उसकी टीम हर साल बदलेगी। वो चाहे तो ये चीज करवा सकते हैं। वो अगर चाहे तो ज्वाइंट ऑडिट करा सकते हैं एज पर ऐसे 299, कोई नहीं रोक सकता उनको। दे ऑल्सो हैव द राइट टू डू दिस। अगला पॉइंट क्या है? अगर कोई पार्टनर जो ऑडिट फर्म का पार्टनर था, जो उस चार्ज ऑफ ऑडिट पे था जिसपे कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल हो गया, यानी वो उस असाइनमेंट पे काम कर रहा था जिसपे कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल हो गया, उसने फर्म से रिटायर किया, उस साइनिंग पार्टनर ने फर्म से रिटायर किया और दूसरी फर्म ज्वाइन कर ली, क्या वो अपना कूलिंग पीरियड साथ ले गया? आंसर इज यस, वो अपना कूलिंग पीरियड साथ ले गया। अगर आपने ब्रेक दे दिया है इन द टर्म फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years, यानी आपने अगर किसी ऑडिट फर्म को 5 साल का ब्रेक दे दिया एज अ कंपनी, हम मान लेंगे आपने रोटेशन ऑफ ऑडिटर की रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर ली। अब आती है बात ऑडिट कंपनी सेक्शन 177, ऑडिट कंपनी कह रहा हूं, ऑडिट कमेटी किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड एंटिटी पे। क्या प्राइवेट पे एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं, प्राइवेट पे किसी हालत पे एप्लीकेबल नहीं है। पब्लिक कंपनीज के लिए इन्होंने लिमिट्स दी है, क्या? 10, 100, 50। 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल के लिए, 100 करोड़ टर्नओवर के लिए, एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगता है यहां पे। बट लोन्स, डिवेंचर और डिपॉजिट, LDD, इनके केस में लगता है एक्सीडिंग 50 करोड़। ऑडिट कमेटी का काम क्या है? ऑडिटर का एंड टू एंड ख्याल रखना। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से लेके ऑडिटर की रिम्यूनरेशन तक, ऑडिटर रिपोर्ट को इवेल्युएट करने तक, सारी चीजें ये देखती है कि कौन एज एन ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उस ऑडिटर की रिम्यूनरेशन होनी चाहिए, क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने हैं कि नहीं। ये सारी की सारी बातें ऑडिट कमेटी देखती है।
कितने लोग होते हैं? मिनिमम 3 डायरेक्टर, एंड जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो इसमें मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं। ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा? मैंने कहा अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो वो रेफर करेगी किसको अपॉइंट करना चाहिए एज एन ऑडिटर। जो भी रेफरेंस ऑडिट कमेटी आगे बोर्ड को भेजेगी, बोर्ड को या तो वो रेफरेंस पसंद आएगी या नहीं आएगी। अगर बोर्ड को वो रेफरेंस पसंद नहीं आती तो इट विल रेफर बैक टू द ऑडिट कमेटी विद रीजंस। अब ऑडिट कमेटी ने उससे एग्री नहीं किया तो इट विल अगेन रेफर टू द बोर्ड कि भाई इसी को ऑडिटर बनाओ, मैं आपका रीजन एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब बोर्ड अपनी चला के अपना नाम जो उसको पसंद है वो जनरल मीटिंग में भेज देगा फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, प्लस ही विल रिकॉर्ड द रीजंस। वो ये बात को रिकॉर्ड भी करेगा कि क्यों उसने अपना नाम भेजा। अब आती है बात ऑडिट रिम्यूनरेशन की, सेक्शन 142। 3 चीजें ऑडिट रिम्यूनरेशन का पार्ट बनेगी, जो ऑडिट फीस मिलती है, जो ऑडिटर को फैसिलिटीज मिलती है, जो उसके खर्चे रीइंबर्स होते हैं, तीनों की तीनों चीजें ऑडिट रिम्यूनरेशन का पार्ट बनेगी। सर ये डिसाइड कौन करता है ऑडिट रिम्यूनरेशन कितनी होगी? दिस इज डिसाइडेड बाय द पर्सन हु अपॉइंट्स द ऑडिटर। अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात की जाए तो जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करते हैं तो मेंबर्स डिसाइड करेंगे। फर्स्ट ऑडिटर की बात की जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है विद इन 30 डेज। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड, लिखा है देखो यहां पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फिक्स द रिम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। पहले ऑडिटर की वो कर सकता है। अब आती है सर सेक्शन 140 की बात। हमने बोला था 139 में आएगा, 140 में जाएगा, 141 में एलिजिबल होगा, तभी 142 की रिम्यूनरेशन कमाएगा। 140 सब सेक्शन 1 ने लिखा क्या कंपनी एक ऑडिटर को निकाल सकती है? आंसर इज यस, बट इट इज अ 3-स्टेप प्रोसेस। बोर्ड रेजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल और स्पेशल रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 डेज के अंदर अंदर, हाथों हाथ 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा इन द फॉर्म ADT2, ऑडिटर तू यहां से जा। मैंने कहा जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आएगा उसके विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, सर 60 डेज क्यों? मेंबर्स को जमा करने में टाइम लगता है। 60 डेज के अंदर अंदर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे एंड जो भी ऑडिटर को हम निकाल रहे हैं दैट पर्सन विल बी गिवन एन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसको मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब आती है 140 सबसेक्शन 2। क्या ऑडिटर खुद चाहे तो भी छोड़ के जा सकता है? यस ही कैन लीव, बट ही हैज टू फाइल ADT3। अब मैं हो गया फ्री। किसके साथ फाइल करेगा? कंपनी के साथ, ROC के साथ और C&AG इन केस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें वो रीजन बताएगा, डिटेल करेगा रीजंस को कि क्यों वो एज एन ऑडिटर छोड़ के जा रहे हैं। ही विल गिव द रीजंस व्हाई ही इज लिविंग एज एन ऑडिटर। अगर ऑडिटर ने ये चीज नहीं करी तो इसमें एक पेनल्टी लग जाती है, काफी फेमस पेनल्टी, याद रखना, 50,000 और रिम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। सबसे पहले तो उससे 50,000 और रिम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर लेंगे, प्लस 500 रुपए दिन का 500 पर डे की पेनल्टी लगाएंगे एंड मैक्सिमम पेनल्टी कितनी जा सकती है? 2 लाख रुपए। मैक्सिमम पेनल्टी कितनी जाएगी? 2 लाख रुपए। वापस मेरे को रिवाइज कराओ क्या पेनल्टी है? 50,000 और रिम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, 50,000 और रिम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर, 500 पर डे की पेनल्टी इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग पेनल्टी, प्लस मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी? 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी, याद रखना। अब आता है सर रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय द ट्रिब्यूनल। अगर कोई ऑडिटर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल कैन आइदर सुओ मोटो और ऑन एन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर कंसर्न पर्सन फील्स this auditor has acted in a fraudulent manner, he has abated or colluded in any fraud, then he may by order direct the company to change the auditor। अगर मोदी जी ने एप्लीकेशन करी है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन आई है तो 15 दिन के अंदर अंदर ही विल मेक द ऑडिटर रिमूव्ड, प्लस जिस ऑडिटर के खिलाफ इस सेक्शन में ऑर्डर पास होगा वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। तो याद रखना 140 सबसेक्शन 5 में अगर ऑडिटर के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ तो वो 5 साल के लिए कभी किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन पाएगा। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। प्लस इसके खिलाफ सेक्शन 447 जो फ्रॉड का सेक्शन होता है उसकी पेनल्टी लगेगी, एंड जो पेनल्टी पेमेंट वाली होती है जिसमें पेमेंट करनी होती है, ये सारी पेनल्टी सारे पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे इन केस इट इज अ फर्म। फिर एक और चीज आती है 140 सबसेक्शन 4। सर एजीएम आ गई, हम ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते, यानी हम इसको रीअपॉइंट नहीं करना चाहते, हम किसी और को लाना चाहते हैं, तो क्या इसका स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा? यस, members of the company shall have to give a special notice कि हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं एज एन ऑडिटर, या फिर हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते। जो रिटायरिंग ऑडिटर होगा उसका बेचारे का बहुत दिल दुखेगा, उसको ये बात हमको भारी दिल से बतानी पड़ेगी कि मेंबर्स तुमको रीअपॉइंट नहीं करना चाहते मेरे दोस्त, एंड वो फिर अपनी दिल की बातें एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको कहने की, वो रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देगा। कंपनी वो रिप्रेजेंटेशन हर उस मेंबर को भेजेगी जिसको वो नोटिस भेजती है एंड बताएगी कि रिप्रेजेंटेशन करी है ऑडिटर ने, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से इफ कंपनी कैन नॉट सेंड द रिप्रेजेंटेशन टू मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स, इट शैल बी रेड आउट एट द मीटिंग। बट अगर
ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है ऑन एन एप्लीकेशन बाय एन एग्रीव्ड पर्सन दैट द ऑडिटर इज अब्यूजिंग this power which is given by 140 subsection 4, it is being abused by the auditor, the representation will not be sent out to the members and not read out at the meeting. ये सवाल ICAI ने रिसेंटली एक पेपर में पूछा था, तो प्लीज इस प्रोसेस को याद रखना। स्पेशल नोटिस, रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद सबको रिप्रेजेंटेशन भेजी जाएगी, नहीं भेजी गई तो मीटिंग में बोली जाएगी। हो सकता है दोनों ही चीजें ना हो अगर ऑडिटर इसको अब्यूज कर रहा है। अब एक बात बताओ, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 ने क्या राइट्स दिए? सबसे पहली राइट दी है राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर, जो ऑडिटर एक्सेस करना चाहे कर सकता है। उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, ले सकता है, इंक्लूडिंग द मिनट्स बुक। एक कंपनी ने ऑडिटर को मिनट्स बुक एक्सेस करने नहीं दी। क्या ये लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर है? आंसर इज यस। मैंने कहा जब भी लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर लगाई जाएगी वो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा। अगर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं करेगा तो उसको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर एसए 705, जो बात हम बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है 146 की बात। क्या जनरल मीटिंग का नोटिस ऑडिटर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? डेफिनेटली जाना चाहिए। कंपनी जितनी भी जनरल मीटिंग्स करेंगी, जो भी जनरल मीटिंग्स करेंगी, उसका नोटिस ऑडिटर के पास जाएगा। क्या ऑडिटर की राइट है, ड्यूटी है टू अटेंड द मीटिंग? द आंसर इज यस, अनलेस इट इज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी। जब तक कंपनी स्पेशल एग्जेम्पशन नहीं दे सकती कि आप एज एन ऑडिटर मत अटेंड करना, तब तक उसको खुद अटेंड करना पड़ेगा या फिर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। क्या ये रिप्रेजेंटेटिव एरा गैरा नत्थु खैरा हो सकता है? आंसर इज नो। दैट पर्सन शुड ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर। ठीक है, एंड इस मीटिंग में ही शैल हैव द राइट टू बी हर्ड at any part of business which concerns him as an auditor, and that part is generally the financial statements of the company. वही एक पार्ट होता है जिसपे ऑडिटर को सुना जाता है। अब क्या ऑडिटर लियन एक्सरसाइज कर सकता है? देखो सेक्शन 128 क्या कहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी शैल बी केप्ट एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी रजिस्टर्ड ऑफिस पे होंगी, तो वो तो ऑडिटर के पास वैसे भी नहीं हो सकती। सो ड्यू टू लीगल एंड प्रैक्टिकेबल रीजंस, बोलो, ड्यू टू लीगल एंड प्रैक्टिकेबल रीजंस ऑडिटर कैन नॉट एक्सरसाइज लियन। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑडिटर्स ओन वर्किंग पेपर्स, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। जो मेरी ही प्रॉपर्टी में उस पे किस बात का लियन एक्सरसाइज करूंगा? सो नो क्वेश्चन ऑफ लियन अराइजेस ऑन दैट। ये कहां लिखा है कि ऑडिटर के वर्किंग पेपर उसी की प्रॉपर्टी होती है? ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि ऑडिटर के वर्किंग पेपर उसी की प्रॉपर्टी होती है। यहां तक बताओ फटाफट, क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी से बताओ हां या ना। क्विकली एक वाटर ब्रेक ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं 143 सबसेक्शन 1 के साथ। कम ऑन, आंखें बंद करके ना थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लो तो हल्का हल्का लगेगा। यस पीपल, अब सारे बच्चे बोलेंगे थैंक यू नीरज अरोड़ा सर। सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे थैंक यू नीरज अरोड़ा सर। सर थैंक यू क्यों? बिकॉज जो भी हमने 143 सबसेक्शन 1 और 143 सबसेक्शन 3 की बात याद की थी, याद है मैंने आपको ये ABCDEF करके सिखाया था, और 143 सबसेक्शन 3 में 1 गन 2 शू सिखाया था। ये चीज मैंने कहां से सीखी थी? ये चीज मैंने कहां से सीखी थी? जब CA IPCC में मैंने नीरज अरोड़ा सर से पढ़ा था, तब मैंने ये दोनों चीजें उनसे सीखी थी। तो सारे बच्चे बोलो थैंक यू नीरज सर फॉर गिविंग अस सच वंडरफुल मेमोरी टेक्निक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं सर 143 सबसेक्शन 1 के साथ। अब स्टार्ट करते हैं 143 सबसेक्शन 1 के साथ। सर 143 सबसेक्शन 1 किसके बारे में था? ड्यूटी टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स। ड्यूटी टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स, इन सारे मैटर्स पे हमारी ड्यूटी बनती है हम मैनेजमेंट से इंक्वायर करें। क्या इन मैटर्स पे रिपोर्टिंग करनी जरूरी है? द आंसर इज यस, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अगर आपको इन सवालों का जवाब बेकार मिलता है, खराब जवाब मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ए फॉर एडवांसेस, वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, वेदर द टर्म्स आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर सिक्योर्ड नहीं है, टर्म्स प्रीजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो फिर हम रिपोर्ट करेंगे। मैंने कहा इन सारे सवालों में जहां भी आपको दिक्कत मिलेगी वहां आपको रिपोर्टिंग करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए फॉर एडवांसेस,
whether the loans and advances made by the company are prejudicial to the interest of the company, plus whether they are properly secured. B for book entries, whether the transactions merely represented by book entries are prejudicial to the interest of company. C for company other than investment or banking company, क्या उसने अपने shares and securities sell करे at a price less than the purchase price. And D for deposits, whether the loans and advances have been shown as deposits. E for expenses, whether the personal expenses have been charged to revenue account. And F for cash, whether the shares of the company have been issued for cash, जहां भी कंपनी के शेयर्स इशूड हुए for cash, whether the cash has been actually received. If not, whether the position showed by balance sheet and accounts is CRN, correct, regular, non-misleading. Correct, regular, not misleading. Advances, book entries, company other than investment banking company, deposits, expenses और फॉर कैश करके हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं. क्या इन मैटर्स पे रिपोर्ट करना है? वैसे तो नहीं करना, जब तक कि कोई स्पेशल कमेंट्स ना हो, जब तक कि आंसर खराब ना मिले. अब बताओ 143 सबसेक्शन 3 क्या था? ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन मैटर्स. वन गन सर, whether the auditor has sought and obtained information and explanation necessary for purpose of audit. If not, what is the effect on audit of financial statement? Second point sir, टू शू क्या था ये? Whether the company is maintaining proper books of accounts and सर क्या था इसमें? Proper books of accounts and whether proper returns, summarized returns have been received from branches not visited by him. 3, whether the auditor has considered the audit report of branches not audited by him under section 143 सबसेक्शन 8. बहुत प्यारा सेक्शन है, काफी टाइम लगाया था, याद रखना इस सेक्शन को. 143 सबसेक्शन 8 में अगर कंपनी का जो ऑडिटर है ब्रांच ऑडिटर से अलग है तो उसको ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट कंसीडर करनी पड़ती है, उसके बारे में ही विल रिपोर्ट अंडर दिस 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर सी. प्लस 4 क्या था सर? 4 डोर, यानी वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड P&L एग्री विद द अंडरलाइंग बुक्स एंड रिकॉर्ड. 5 नाइफ, वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. 6 वीक्स, observations and comments. बोलो observations and comments by the company's auditor on the transactions which have adverse effect. कहां गया? Adverse effect on the functioning of the company. 7 heaven, whether any director has been disqualified under 164 subsection 2 of Companies Act 2013. 8 date, क्या 3 बातें थी? Qualification, reservation और adverse remark on any of the aspect of the company. And 9 wine, whether auditor feels adequate internal financial controls have been maintained by the entity. And 10 hen, मुर्गी ने दिए सर कितने अंडे? मैंने कहा 6 अंडे. 6 अंडों की बातें फिर हमने यहां पे की थी. सर क्या थे 6 अंडे? जल्दी से बताओ. सबसे पहली बात की थी, क्या कंपनी ने डिस्क्लोज किया इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दूसरा, जो भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जहां पे भी लॉसेस होने वाले थे, मटेरियल लॉसेस, क्या उसका कंपनी ने प्रोविजन बनाया जो AS 29 के हिसाब से बनाना चाहिए. थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट वाज ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. क्या कंपनी ने वो पैसे ट्रांसफर करे जो 7 साल बाद करने पड़ते हैं. ठीक है, ये बात आपने डिविडेंड वाले चैप्टर में जरूर पढ़ी होगी. तो उसके बाद क्या था सर? अगला पॉइंट था गड़बड़ वाली ट्रांजैक्शन. ये जो गड़बड़ वाली हमने ट्रांजैक्शन डिस्कस करी थी, जिसमें क्या होता था, कंपनी किसी इंटरमीडियरी को पैसे देती थी विद एन अंडरस्टैंडिंग कि वो आगे जाके किसी और को पैसे देगी. इस तरह की सारी ट्रांजैक्शंस हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज है. इसके लिए हम मैनेजमेंट से क्या लेते हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. एंड जो दोनों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने मैनेजमेंट से इकट्ठी करी है, उनके रिगार्डिंग ऑडिटर बोलेगा इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. प्लस कंपनी ने अपना डिविडेंड टाइम पे किया. और लास्ट पॉइंट कहता है 1/4/2022 से हर कंपनी ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रखेगी जिसमें ऑडिट ट्रेल हो. उस ऑडिट ट्रेल के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करी. इट हैज नॉट बीन टेम्पर्ड, प्लस इट हैज बीन रिटेन्ड एज पर द कंपनीज पॉलिसी. क्या जो डायरेक्टर्स हैं उनकी जो रिम्यूनरेशन है वो विद इन द लिमिट्स पे हुई है, दैट इज सेक्शन 197 की जो लिमिट्स होती है, इसके बारे में भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना है. यस, उसको करना है अंडर द हेडिंग अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करके एक हेडिंग बनती है, एक सेक्शन बनता है ऑडिट रिपोर्ट में, उसमें उसको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा. गॉट इट सर. अब एक बात बताओ, अगर मैंने अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करी तो रीजन देना पड़ेगा. यस, अगर आपने कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा. एंड यही बात हमने ऐसे 705 में भी सीखी. जब मैं क्वालिफाइड ओपिनियन देता हूं तो मुझे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बताता है, किस बेसिस पे मैंने अपना ओपिनियन क्वालिफाई किया.
एडवर्स ओपिनियन देता हूं तो मुझे बताना पड़ता है किस बेसिस पे मैंने अपना ओपिनियन एडवर्स दिया। डिस्क्लेमर देता हूं तो बताना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर आई हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसी वजह से मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा। क्या आप 143.4 को 705 से लिंक कर पा रहे हो? फटाफट बताओ मुझे। आर यू ऑल एबल टू लिंक 143.4 विद 705? याद है हमने कल सारी कितनी अतरंगी अतरंगी भाषाएं पढ़ी थी 705 में, जो आप कह रहे थे सर ये इंग्लिश तो बड़ी ट्रिकी ट्रिकी सी लग रही है, फिर जाके समझ आई थी कि हाँ एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट का क्या मतलब है, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है। जल्दी से बताओ। गेटिंग दीज पॉइंट्स 143.4 इन रिलेशन विद SS 705, प्लीज बताओ मुझे। गेटिंग सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये किसने कहा कि हमको एसेज के साथ कंप्लाई करना है? ये हमको बताया सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 ने कि इट इज द ऑडिटर्स ड्यूटी टू कंप्लाई विद द एसेज। क्या AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इस केस में भी ऑडिटर को रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़ सकती है? हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी का अगर डिस्क्लोजर नहीं है, या तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर होना चाहिए एज पर शेड्यूल 3 वो नहीं है, या फिर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में जो चेंज किया वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड या डिस्क्लोज नहीं है। एंड दो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग अजम्पशन होती है AS1 की, गोइंग कंसर्न अजम्पशन और अक्रूवल अजम्पशन, इन दोनों को आपने फॉलो नहीं किया तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगी। 4 नंबर का सवाल ICAI पूछता है, याद रखना। सर ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। फर्म और LLP में सिर्फ वही बंदे साइन कर सकते हैं जो CA इन प्रैक्टिस हैं, ओनली दे कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब आती है बात 143.12, हमारा जो फेवरेट सेक्शन है। अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिल जाता है 1 करोड़ या उससे ज्यादा, अगर ऑडिटर को फ्रॉड मिल जाता है 1 करोड़ या उससे ज्यादा जो कंपनी के खुद के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ने कंपनी के खिलाफ किया है, तो इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। सर कैसे बताना पड़ेगा? उसका पूरा मैनर रूल नंबर 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 में दे रखा है। क्या कहता है? रिपोर्ट इमीडिएटली टू द बोर्ड और ऑडिट कमिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 डेज। 2 दिन के अंदर अंदर आपको उनको बताना पड़ेगा क्या फ्रॉड हुआ है, कैसे हुआ है, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, आपको जो भी बातें पता चली आप बता देना। प्लस आप वेट करोगे 45 डेज के लिए, बोलो मेरे साथ, हम वेट करेंगे 45 डेज के लिए फॉर द बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी टू शेयर देयर रिस्पॉन्स विद अस। फिर जब बोर्ड और ऑडिट कमिटी अपना रिस्पॉन्स शेयर करेंगे, देन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, देखो 45, 15, 60 हो गया, विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे 3 चीजें। पहली रिपोर्ट जो हमने बोर्ड को भेजी थी, दूसरा बोर्ड का उस पे क्या रिस्पॉन्स आया और उस रिस्पॉन्स पे हमारा क्या रिप्लाई है, तीनों बातें हम भेजेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर कैसे भेजेंगे? हम भेजेंगे सेक्रेटरी जी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की सेक्रेटरी जी होंगी उनको हम अपने लेटर हेड पे भेजेंगे। सर आप स्माइल क्यों कर रहे हो? ऐसे मेरा मन कर रहा है। ठीक है, हम भेजेंगे सेक्रेटरी जी को वाया अ ईमेल, ठीक है, स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय ईमेल और रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। MCQ वगैरह आ सकता है इन छोटी छोटी बातों पे, तो ध्यान रखना। और फॉर्मेट क्या होगा? ADT4 फॉर फ्रॉड, प्लस ये कंपनी के लेटर हेड पे होगा, कंपनी कह रहा हूं ऑडिटर के लेटर हेड पे होगा, साइंड बाय द ऑडिटर, सील वगैरह लगी होगी, मेंबरशिप नंबर लिखा होगा, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ होगी, डिटेल्स पूरी की पूरी। अगर ये फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो भी रिपोर्ट करना है, यस। नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व, पूरे फ्रॉड का नाप आपको बताना पड़ेगा, किसने किया, कितने का फ्रॉड किया, क्या किया, ये सारी बातें बताओ 2 दिन के अंदर अंदर। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो ये बोर्ड रिपोर्ट में भी जाएगा, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, अगर अभी तक करेक्टिव एक्शन नहीं लिया है, अगर करेक्टिव एक्शन लिया तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। क्या ये जो फ्रॉड रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑडिटर और कंपनी सेक्रेटरी जो हमारे भाई बंधु हैं इन पे भी लगेगी? यस, इन पे भी लगेगी। नहीं किया तो कुछ होगा क्या? हाँ होगा। 5 लाख रुपए बैंक से उठा के ले जाएंगे अगर लिस्टेड कंपनी है, 1 लाख रुपए आपके बैंक से निकाल लेंगे अगर अदर कंपनी है, तो 5 लाख और 1 लाख की आप पे पेनल्टी लग सकती है। कारों की रिपोर्टिंग भी होती है, यस, क्लॉज 11 कारों की रिपोर्टिंग भी होती है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब आता है ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। नाउ आई थिंक वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर, प्लीज फोकस हियर। सेक्शन 128 कहता है कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेगी। कैसी होनी चाहिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स? जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के हिसाब से बने और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करे। क्या कंपनी किसी और जगह रख सकती है? हाँ, बट ROC को बताना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। सर हमारी कई सारी ब्रांचेस है थ्रू आउट द कंट्री, क्या उनपे उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी हो सकती है? हाँ, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां रखी हो सकती है, बट एक बात बताओ, इन ब्रांचेस का ऑडिट कौन करेगा? तो 143 सबसेक्शन 8 ने ऑप्शन दे दिया। इसने कहा कि कंपनी का ऑडिटर हो सकता है, ब्रांच का ऑडिटर ना हो।
इसने कहा या तो ब्रांच का ऑडिट आप कंपनी के ऑडिटर से करा लो या किसी और ऑडिटर से करा लो जो उस लोकेलिटी में रहता है। तो अगर ये ब्रांच इंडिया की है तो फिर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए, पर अगर ये ब्रांच इंडिया के बाहर लोकेटेड है, मानो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, मानो जर्मनी में लोकेटेड है, मानो फ्रांस में लोकेटेड है, तो ये ऑडिट वो बंदा करेगा जो जर्मनी के लिए, जो जर्मनी के लॉज के हिसाब से क्वालिफाइड है टू एक्ट एज एन ऑडिटर। अब क्या प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच के ऑडिटर को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा? यस, ऐसे 600 यहां पे एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे 600 कहता है कि पहली बात तो कंपनी के ऑडिटर के पास पूरी राइट है टू विजिट द ब्रांच एंड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर उसका मन करे, प्लस उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा कि ब्रांच के ऑडिटर ने अपना काम ठीक से किया। क्या क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट करेगा प्लानिंग स्टेज पे और सामने वाले को बताएगा कि वो उसका काम किस तरह से यूज करने वाला है, हाउ ही विल यूज द वर्क ऑफ द ब्रांच ऑडिटर। वो बताएगा कौन से एरियाज हैं स्पेशल कंसीडरेशन वाले, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं टू आइडेंटिफाई द इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन। याद है हमने पा की बात की थी, P फॉर प्रोसीजर, A फॉर एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसीडरेशन एंड A फॉर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। हमने कहा इतनी सारी चीजें टाइम पे खत्म कर देना, यानी टाइम टेबल दिया एंड लास्ट में हमने उससे रिप्रेजेंटेशन ली किस चीज को लेके कि वो इन सब चीजों से कंप्लाई करेगा। राइट सर। अब ये जो ऑडिट प्रोसीजर उसने कर ली है, हम उससे डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करें। उससे मांगेंगे बताओ कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर करें। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट और क्वेश्चनएयर, बट रिमेंबर हमारी जो मेहनत होगी विल डिपेंड अबाउट अवर नॉलेज, अबाउट हिज कॉम्पिटेंसी। सामने वाला जितना कॉम्पिटेंट है उतनी हमारी कम मेहनत लगेगी। कैसे पता चलेगा वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं? उसके पुराने वर्क पेपर्स देख के, उसका प्रीवियस ऑडिट वर्क देख के मुझे पता चल जाएगा कि ये काम ठीक से करता है कि नहीं करता। दिस इज ऑल अबाउट ब्रांच ऑडिट। बस अब कॉस्ट ऑडिट हमारा रह गया और पेनल्टी, यहां हमारा कंपनी ऑडिट खत्म हो जाएगा। फटाफट बताओ क्या ब्रांच ऑडिट तक सब बच्चों को क्लियर है? देन वी विल बिगिन विद कॉस्ट ऑडिट। फिर हम कॉस्ट ऑडिट के साथ बिगिन करेंगे। मात्र 40 मिनट में हमारी पूरी कंपनी ऑडिट की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। क्विकली लेट मी नो, इज दिस क्लियर टिल हियर? कम ऑन, क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट की। हमने कहा था ना एक सेक्शन कॉस्ट ऑडिटर को दे दिया, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सेक्शन 148 को हमने कॉस्ट ऑडिट को दे दिया। इसमें क्या बात होती है? पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, उनका कॉस्ट ऑडिट होगा। पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, फिर उनका कॉस्ट ऑडिट होगा। सेक्शन 148 टॉक्स अबाउट कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। ठीक है सर, ऑडिट एंड ऑडिटर नहीं है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिटर। ध्यान रखना यहाँ पे नाम चेंज हो गया थोड़ा सा। किसके ऊपर ये एप्लीकेबल है? तो रूल नंबर 3 में लिखा है कॉस्ट रिकॉर्ड्स उनको बनाने जिनकी टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है। जिनकी टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, उनको बनाने कॉस्ट रिकॉर्ड। जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, मैं याद रखूंगा हम कहां हैं। फोकस करो। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे सर? रूल नंबर 3 पढ़ रहे थे। रूल नंबर 3 ने कहा कॉस्ट रिकॉर्ड किस किस को मेंटेन करने। अरे क्या हो रहा है भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी पेंसिल मेरे भाई। हाँ, तो कॉस्ट रिकॉर्ड, अच्छा नोक खुल गई है। कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने पड़ेंगे? जिसकी टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 35 करोड़ या उससे ज्यादा है। कौन से फॉर्म में करेगा? CRA1। CRA1 में ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे। फिर कारो का क्लॉज कौन सा? क्लॉज नंबर 6 कहता है कि क्या कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, अगर करने हैं तो क्या कंपनी ने मेंटेन किए कि नहीं। इतनी सी बात हमको चेक करनी होती है। कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करेगी रेगुलेटेड सेक्टर, अनरेगुलेटेड सेक्टर। वही जो मैथमेटिक्स सिखाई थी ना वैसे ही करना। 25, 50, 100, 35। फिर से बोलो, 25, 50, 100, 35। ओ सॉरी यार, हो गई ना गड़बड़, मेरे से बार बार ये गड़बड़ होती है। 50, 25, 100, 35 यानी ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा। उसके बाद इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज की टर्नओवर 25 करोड़, अगर ये रेगुलेटेड सेक्टर है। नॉन रेगुलेटेड है तो थोड़ा सा लेवरेज दे दिया। मैंने कहा क्या किया? 50 का कर दिया 100 एंड 100 का कर दिया 35, यानी ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस की टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। कॉस्ट ऑडिटर कौन बनेगा? जो ICMAI से कॉस्ट अकाउंटेंट बनता है उसको बनाएंगे कॉस्ट ऑडिटर एंड ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। याद रखना मेरे दोस्त, बोर्ड अपॉइंट करता है, मेंबर्स अपॉइंट नहीं करते। एंड कंपनी का ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता। ये कॉस्ट ऑडिट 3 कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी है ये 3 कंपनीज जिसपे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है? पहली तो वो कंपनीज है जो फॉरेक्स में कमाई कर रही है,
एकदम बेहतरीन वाली, वो इंडिया को फॉरेक्स लाके दे रही है, यानी उनका जो रेवेन्यू है उसका 75% से ज्यादा का शेयर एक्सपोर्ट से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेक्स। स्पेशल कंपनीज है क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करती हैं। तीसरा था बिजली, यानी दीज कंपनीज आर एंगेज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कैप्टिव जनरेटिंग यूनिट फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, अपनी यूनिट से अपनी कंजम्पशन के लिए जनरेट करती है, इनको कोई कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, इवन इफ ऊपर की एप्लीकेबिलिटीज आ जाए। कॉस्ट ऑडिटर कब आएगा? 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से 180 दिन के अंदर अंदर हम इसको लाएंगे और इसका नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट जाएगा CRA2 में। CRA2 में इसका नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट फाइल करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज और 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। ये कंटिन्यू कब तक करेगा? मैंने कहा यहां पे सारी जगह 180 डेज है, 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर जब तक ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे देता। ऑडिट रिपोर्ट भी कब तक देनी है? वो भी तब तक ही देनी है, 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक। कौन सा फॉर्म है सर? CRA3। CRA3 इसको फाइल करना है ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए। कंपनी आगे CRA3 को CRA4 बना के देती है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज इन XBRL फॉर्मेट। जो भी कंपनी इससे कंप्लाई नहीं करेगी सेक्शन 147 की पेनल्टी लगेगी। क्या है 147 की पेनल्टी? हाल ही में आई थिंक May 22 एग्जाम में ICAI ने ये चीज पूछ भी ली कि 147 की पेनल्टी बताओ, तो कंपनी पे लगती है 25,000 से 5 लाख, 25,000 से 5 लाख की पेनल्टी कंपनी पे। ऑफिसर पे कितनी लगती है? 10 की टेबल 10,000 टू 1 लाख रुपीस। अगर ऑडिटर ने नॉन कंप्लायंस करी किसके साथ? 139, 145, 146। 145 और 146 क्या थे? साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, अटेंडिंग द AGM। 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इन तीनों में से किसी भी एक चीज के साथ गड़बड़ करिए तो ऑडिटर पे भी सेम पेनल्टी लगेगी जो कंपनी पे लगती है, 25,000 से 5 लाख और 4 टाइम्स द रिम्यूनरेशन। कंपनी की कोई रिम्यूनरेशन नहीं होती तो इसमें ये बात ऐड हो जाती है, 4 टाइम्स द रिम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। अगर ऑडिटर की नीयत खराब है, his intention was to deceive or to defraud the people, then इसकी पेनल्टी बढ़ा देंगे, 25,000 का कर देंगे 50,000। बोलो मेरे साथ, 25,000 का कर देंगे 50,000 और 5 लाख का 25 लाख। 50,000 से 5 लाख की पेनल्टी, 25 लाख की पेनल्टी और 8 टाइम्स द रिम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर लगाएंगे। प्लस इस बंदे को जो भी रिम्यूनरेशन मिली है इससे वापस ले लेंगे। इसकी गलती की वजह से जिसको जो भी लॉस हुआ है वो इसको देना पड़ेगा। और अगर ये पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है तो पेनल्टी की जो पेमेंट है वो सबकी लाइबिलिटी होगी, जॉइंट एंड सेवरल। और जो जेल जाने की पेनल्टी है, इंप्रिजनमेंट की पेनल्टी है अप टू 1 ईयर, ये भी पेनल्टी लगती है अगर आप फ्रॉड करते हो तो ये सिर्फ उसी पार्टनर की होगी जिसने एक्चुअल में फ्रॉड किया। दिस इज ऑल अबाउट कंपनी ऑडिट। इतना ही है कंपनी ऑडिट और इतना ही आसान है कंपनी ऑडिट, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट कंपनी ऑडिट। फटाफट बताओ क्या कंपनी ऑडिट सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो कारो 2020 को क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर हम कारो 2020 को क्विकली रिवाइज करते हैं। जल्दी से बताओ क्या कंपनी ऑडिट समझ आया? कम ऑन, बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, आर दीज 2 पॉइंट्स क्लियर? क्लियर है सर? थोड़ी ना अंगड़ाई मंगड़ाई ले लो, स्ट्रेच योर बॉडी ताकि हम कारों के साथ स्टार्ट कर सके। ऐसे ऐसे कर लो थोड़ा, राइट। तुमको थोड़ा गर्व महसूस हो रहा है अपने ऊपर कि तुमने 40 मिनट में पूरा कंपनी ऑडिट रिवाइज किया? सच्ची बताना, आर यू फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एनर्जेटिक कि दैट यू एक्चुअली रिवाइज्ड सच अ बिग चैप्टर? एक बार ना ICAI के स्टडी मटेरियल को खोल के देखना और देखना हमने कितने टॉपिक्स मिस करे हैं नोट्स में। एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। चुन चुन के सारे टॉपिक्स को नोट्स में डाला है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है कंपनी ऑडिट का, ताकि कुछ भी आ जाए आप एकदम रॉकस्टार की तरह पास हो जाओ। बड़े आगे। पानी वानी पी लो जल्दी से, जल्दी से पानी वानी पी लो। 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बॉटल खत्म। चलो 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 बढ़ते हैं कारों के साथ। अब चलते हैं। थैंक यू सर फॉर ऑल योर एफर्ट्स, थैंक यू टू यू। ठीक है, 40 मिनट आसान नहीं है बैठना, वो भी इतनी फास्ट रिवीजन में। ये आप सबके एफर्ट्स हैं, अपने लिए प्राउड फील करो, राइट। चलो
अब बढ़ते हैं कारों के साथ। बड़ा सिंपल चैप्टर, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और यहां पे फोकस करेंगे। क्या कहता है सर कारो? सबसे पहले क्लॉज नंबर 1 फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की जगह लिखो पीपीई। क्या नालायकों वाली वर्ड लिख रखा है यहाँ पे, पीपीई। पीपीई का क्या मतलब है? बिकॉज फिक्स्ड एसेट का नया नाम पीपी है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सबसे पहले हमने क्या देखा? पीपीटी, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन और टाइटल डीड्स। ये तीन चीजों पे हम फोकस करके चलते हैं। फिर हम देखेंगे कि कोई रिवैल्यूएशन तो नहीं हुई। अगर रिवैल्यूएशन हुई है तो क्या वो रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराई, प्लस क्या जो अमाउंट ऑफ चेंज है आफ्टर दैट रिवैल्यूएशन इन द नेट अमाउंट वो 10% या उससे ज्यादा तो नहीं है। अगर 10% या उससे ज्यादा है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। एंड लास्ट पॉइंट आपने बताना है क्या कंपनी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है अंडर बेनामी एक्ट फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। तो ये 5 चीजों पे हम रिपोर्ट करते हैं अंडर क्लॉज 1 ऑफ पीपीई। सर पीपीई का क्या क्लॉज था? पीपीटी, रिवैल्यूएशन, बेनामी। पीपीटी का क्या मतलब है? प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, टाइटल डीड्स। और रिवैल्यूएशन की बात करेंगे कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने की कि नहीं, और अमाउंट ऑफ चेंज भी बताना पड़ेगा इन केस द चेंज इज 10% और मोर ऑफ द नेट कैरिंग अमाउंट्स। प्लस आप लास्ट में बताओ कि कोई प्रोसीडिंग्स तो नहीं चल रही अंडर बेनामी एक्ट फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। सेकंड क्लॉज किसके बारे में था? मैंने कहा जो AS2 बात करता है इन्वेंट्री की। सर इन्वेंट्री में 2 बातें याद रखना, फिजिकल वेरिफिकेशन और वर्किंग कैपिटल लोन। फिजिकल वेरिफिकेशन में भी डिस्क्रिपेंसी वाली बात थी 10% और मोर की। फिजिकल वेरिफिकेशन में भी डिस्क्रिपेंसी वाली बात थी 10% और मोर की। अगर आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किए तो वो रीजनेबल इंटरवल्स पे की होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, नेचर ऑफ द इन्वेंट्री, जो भी बातें हैं। और फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त अगर आपको 10% या उससे ज्यादा का कोई गैप मिलता है, डिस्क्रिपेंसी मिलती है, दैट शुड बी प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके बारे में एज एन ऑडिटर आपने रिपोर्ट करके चलना है। दूसरी चीज, अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल लिमिट्स इशू हुई हैं विच आर एक्सीडिंग, याद रखना, एक्सीडिंग 5 करोड़ फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो कंपनी ने पक्का क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स दिए होंगे। अगर क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या ये क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स एग्री करते हैं? किससे एग्री करते हैं? विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री करते हैं कि नहीं, इस बारे में भी आप रिपोर्ट करेंगे। क्लॉज नंबर 3 और 4 क्या थे? सर थर्ड डे था, लेग डे, तो मैंने कहा इससे हमने याद किया था लिग्स। सर लिग्स में हमने क्या बोला? लोन्स ड्यूरिंग द ईयर। इनको बाइफरकेट करो बिटवीन ऐसे जेवीज और अदर्स। सर ऐसे जेवीज मतलब सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, और अदर्स में इनको बाइफरकेट करना है। प्लस जो भी लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी दिए हैं, दे आर इशूड एट टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तीसरा चौथा पॉइंट क्या था सर? क्या स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट स्टिपुलेटेड है? क्या रीपेमेंट्स रेगुलर है? नहीं है तो टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्यूज मोर देन 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा ड्यूज क्या है और उसके लिए कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू रिकवर दैट अमाउंट। एंड लास्ट के दोनों पॉइंट्स थे खराब लोन। पहला खराब लोन क्या था? जिसको हमने रिफ्रेश कर दिया। अमाउंट वॉज ड्यू ड्यूरिंग द ईयर बट दिस अमाउंट हैज बीन रिफ्रेश्ड। सर रिफ्रेश्ड का क्या मतलब है? रिन्यू, फ्रेश और एक्सटेंड कर दिया, यानी आपने उस लोन को एक्सटेंड कर दिया, रिन्यू कर दिया या फ्रेश लोन दे दिया, तो आपको अगेन बताना पड़ेगा अमाउंट ऑफ लोन एंड द परसेंटेज टू द टोटल लोन्स इशूड ड्यूरिंग दैट ईयर। एंड लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द लोन्स और एडवांसेस। ये कौन से लोन्स और एडवांसेस है जो अनिश्चित काल के लिए दिए, जिनकी ड्यू डेट ही नहीं पता, या फिर उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, या फिर दे आर रीपेबल ऑन डिमांड। अगेन अमाउंट, परसेंटेज और बताना पड़ेगा कितना पैसा आपने प्रमोटर्स और रिलेटेड पार्टीज को दिया। रिलेटेड पार्टीज एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 76। आई होप क्लॉज 2, 1, 2, 3 क्लियर है। 4 क्या था? मैंने कहा थर्ड डे लेग डे करते, फोर्थ डे तक इफेक्ट आता है। इसमें आपने कंप्लायंस चेक करनी है विद सेक्शन 185 एंड 186। कैमरे पे चीटी चल रही है, मेरा सारा ध्यान वहीं जा रहा है, ठीक है? तो आपने बस इतनी सी बात याद रखनी, क्लॉज नंबर 4, इसमें हमको क्या चेक करना है? सेक्शन 185 और 186 की कंप्लायंस। इफ इट इज नॉट complied then you need to report the compliance। तो ये हो गए क्लॉज 1, 2, 3, 4। अब आती है सर क्लॉज नंबर 5। 4 दिन खर्चे किए, 5 को डिपॉजिट किया। 4 दिन खर्चे किए, 5 दिन डिपॉजिट किया। डिपॉजिट में 2 चीजों के साथ कंप्लायंस चेक करते हैं विद द आरबीआई डायरेक्टिव्स एंड सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपने कंप्लायंस नहीं करी तो पक्का ऑर्डर आया होगा। किसका ऑर्डर आएगा? कंपनीज एक्ट वालों का नाम बताओ। कंपनी लॉ बोर्ड, एनसीएलटी, आरबीआई का ऑर्डर आ सकता है या किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ सकता है। अगर ऑर्डर आया तो क्या आपने कंप्लाई किया? नहीं कंप्लाई किया तो उस नॉन कंप्लायंस के बारे में भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आता है क्लॉज नंबर 6, कॉस्ट रिकॉर्ड, जो हमने बात करी कंपनी ऑडिट में भी। क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट? इफ यस, क्या कंपनी ने मेंटेन करे कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, अगर आईसीआई आपसे इसमें सवाल पूछे, क्या हमारी एज एन ऑडिटर नीड है
टू ऑडिट द कॉस्ट रिकॉर्ड्स? तो लिख देना आंसर इज नो। हमको बस ऊपर ऊपर से देखना है कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं कि नहीं। देन वी टॉक अबाउट क्लॉज नंबर 7 से स्टैट्यूटरी ड्यूज। दो तरह के स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड में बस ये चेक कर लेना, दे शुड नॉट बी ओवरड्यू फॉर मोर देन 6 months एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। अगर ओवरड्यू है, यू नीड टू गिव डिटेल्स अबाउट देम। अगर डिस्प्यूटेड है, दो बात बताना, अमाउंट एंड फॉरम वेयर दे आर पेंडिंग, एंड रिमेंबर a representation to the department, a representation to the department, अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेशन करी है, it is not considered as a dispute. क्लॉज नंबर 9, उल्टा पुल्टा ऑफ 3, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। सर इसमें क्या हुआ है, चीजें बदल गई हैं। 3 में लोन हमने दिया था, 9 में हमने लोन लिया है। तो क्या हमने लोन में कोई डिफॉल्ट किया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में? आपको याद होगा, हम पूरी टेबल बना के दिखाते हैं। सर टेबल में क्या आता है, सबसे पहले तो नेचर ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन आपने बताना पड़ता है, फिर उस लोन का कितना पार्ट प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट है, किस पार्टी से ले रखा है, पार्टी वाइज डिटेल्स इन केस ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। और आपको दो बातें और बतानी पड़ती है, इसमें क्या होती है वो बातें। सर इसमें आपको यह बताना पड़ता है कि जो भी लोन था उसके रिगार्डिंग आपके रिमार्क्स क्या है और रीजन, कितने पीरियड से ये डिफॉल्ट चल रहा है। तो ये दो बातें भी लास्ट में आप बता के चलते हो, प्लीज वो टेबल रेफर कर लेना इसके बाद। देन कम्स, अगर कोई डिफॉल्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, विलफुल डिफॉल्टर। कोई प्यारा बच्चा तो बोलेगा नहीं उसको। वेदर द कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर। देन हमने सवाल पूछा था ऐसा क्यों हुआ, दो रीजन थे, सही पर्पस के लिए यूज नहीं किया, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया। तो अगले दो पॉइंट्स यही थे, एंड लास्ट के दो पॉइंट्स थे ऐसे जेवी से रिगार्डिंग, क्या आपने ऐसे जेवी की लायबिलिटी मीट करने के लिए खुद कोई लोन लिया है, या फिर सेकंड पॉइंट था ऐसे जेवी की सिक्योरिटीज को गिरवी रख के, प्लेज रखवा के आपने कोई लोन लिया और उस लोन में क्या आपने कोई डिफॉल्ट किया। अगर डिफॉल्ट किया तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट क्लॉज 9। 10 के बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या आप मेरे साथ हैं। 10 क्या था सर, टन टनाटन टन हमारा आईपीओ लग गया। चाहे आईपीओ चाहे एफपीओ, आपने देखना है कि क्या फंड्स को उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जिसके लिए लिया था। इफ दे हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, टेल अबाउट व्हाट इज द अमाउंट एंड किस पर्पस के लिए उनको यूटिलाइज किया, क्या कंपनी ने कोई रेक्टिफिकेशन करी। फिर इसी तरह हम प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सेक्शन 42, 62 राइमिंग है उनकी बात करते हैं, क्या कंपनी ने इन सेक्शंस के साथ कंप्लाई किया एंड क्या फंड्स को उसी पर्पस के लिए यूज किया जिसके लिए लिया था। जल्दी से बताओ क्या क्लॉज 10 तक आप सब मेरे साथ हैं, बातें याद आ रही हैं जो हमने क्लास में पढ़ी थी? जल्दी से बताइए हाँ या ना। 3 घंटे लगाए थे क्लास में, ठीक है, फर्स्ट हाफ में मोटा माटी 1.5 घंटा, 10 मिनट में हो गई वो चीज, जस्ट बिकॉज इनिशियली मेहनत ठीक से कर ली। फटाफट बताओ, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? इसमें ऑस्मोसिस नहीं चल रहा क्या, पानी खत्म हो जाता है वापस आता ही नहीं है। कम ऑन, जल्दी से बताएं क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं? यस सर। अब आ जाओ क्लॉज नंबर 11, बस खत्म होने वाला इधर देख। क्लॉज नंबर 11, 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढना चाहती है लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्लॉज नंबर 11 रिगार्डिंग फ्रॉड, 3 बातें करेंगे। पहली बात, एनी फ्रॉड नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या सर यहाँ पे 1 करोड़ की लिमिट देखनी है? नहीं, वो सिर्फ 143.12 में देखते हैं, यहाँ पे कोई करोड़ रुपए की लिमिट नहीं देखनी। क्या कोई फ्रॉड नोटिस हुआ या रिपोर्ट हुआ? अगर हाँ, नेचर एंड अमाउंट ऑफ द फ्रॉड। दूसरी बात, क्या एडीटी 143.12 में ऑडिटर ने कोई रिपोर्ट दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है तो उसके बारे में लिखो। एंड थर्ड पॉइंट, क्या कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई। 12 बजे कौन आने वाली है? मैंने कहा निधि आने वाली है। 3 बातें बताना, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो 1:20 मेंटेन किया कि नहीं, 10% कम से कम अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स है कि नहीं। एंड थर्ड पॉइंट, निधि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। 13, अनलकी रिलेटेड पार्टी। क्या रिलेटेड पार्टी में आपने 2 चीजों से कंप्लाई किया विद द सेक्शंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेक्शंस कौन से थे? 177 और 188। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? AS 18। देन कम्स क्लॉज नंबर 14 और क्लॉज नंबर 15। सर क्लॉज नंबर 14 किसकी बात करता है? रिलेटेड पार्टी की दिक्कत किसने पकड़ी? इंटरनल ऑडिटर ने। रिलेटेड पार्टी की दिक्कत किसने पकड़ी? इंटरनल ऑडिटर ने। इंटरनल ऑडिट के केस में बताना क्या कंपनी के पास प्रॉपर इंटरनल ऑडिट सिस्टम है एंड क्या इट वाज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, प्लस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देखना। 2 चीजें, इंटरनल ऑडिट सिस्टम और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में आपने रिपोर्ट करना है। अब एक बात बताओ, इंटरनल ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी की दिक्कत पकड़ी और उसने क्या बताया? कंपनी में कैश नहीं है। यानी क्लॉज नंबर 15 टॉक्स अबाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर एंड देयर रिलेटेड पर्सन। क्या हमने सेक्शन 192 के साथ कंप्लाई किया? देन वी टॉक अबाउट कैश नहीं है तो कौन देगा? आरबीआई। आरबीआई के 4 पॉइंट,
पहले 2 पॉइंट किसकी बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन की, दूसरे 2 पॉइंट बात करते हैं सीआईसी। सीआईसी यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या कंपनी को रिक्वायर्ड था रजिस्ट्रेशन लेना अंडर सेक्शन 45 आईए, रजिस्ट्रेशन करवाइए 45 आईए ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। इफ यस, क्या कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करी है कि नहीं। अगले के 2 पॉइंट क्या है सर, अगले के 2 पॉइंट यही है, अगर कंपनी में कोई सीआईसी है, अगर कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं सीआईसी है, क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करती है। अगर ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एज सीआईसी, क्या ये एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि नहीं। दोनों क्राइटेरिया के बारे में बात करनी पड़ेगी, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। और एक ग्रुप में, एक पूरे ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है तो बताओ नंबर ऑफ सीआईसी कितनी है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। देन कम्स क्लॉज नंबर 17। मैंने कहा आरबीआई ने कैश दिया, वो भी हमने कैश लॉस कर दिया 17 यानी खतरा, कैश लॉसेस। क्या कंपनी ने इस साल और पिछले साल कोई कैश लॉस किया, अगर किया स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश लॉस, जो भी इन्होंने नेगेटिव कैश फ्लोज करे हैं। फिर आएगी बात, कैश नहीं है तो ऑडिटर भी क्या करेगा, रिजाइन करके चला जाएगा। क्या आपके आने से पहले एज एन ऑडिटर व्हेन आई जॉइंड हैज एनी ऑडिटर रिजाइंड एंड वेदर डिड आई कंसीडर द रीजंस। ये रीजंस वही है जो एडीटी 3 में ऑडिटर लिख के जाता है। फिर से सुनना, ये रीजंस वही है जो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 में ऑडिटर एडीटी 3 में लिख के जाता है। अगर आपको ये बात रिलेट हो रही है, अपनी पीठ थपथपाओ और बोलो मैं रॉकस्टार बच्चा हूं, मैं मेहनत करके पढ़ता हूं, मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा। नहीं रिलेट हो रही तो वापस कंपनी ऑडिट रिवाइज करो, आपको ये बात याद आ जाएगी। ठीक है सर। अब आती है सवाल क्लॉज नंबर 19 का। सर क्लॉज नंबर 19 क्या कहता है, ऑडिटर चला गया तो गोइंग कंसर्न में भी कुछ दम नहीं रह गया। ये बताओ क्या कंपनी अगले 12 महीने अपनी लायबिलिटीज पे कर पाएगी, कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं। एंड देन कम्स क्लॉज नंबर 20 यानी सीएसआर। दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो अमाउंट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड द अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। जो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अगर अभी तक एक्सपेंडिचर नहीं किया तो क्या कंपनी ने 6 महीने के अंदर अंदर शेड्यूल 7 के फंड में पैसा डाला, और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उसका जो अनयूटिलाइज्ड पैसा है अपने बैंक अकाउंट में नहीं रह सकता, वो भी आपको एक स्पेशल बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है। देन कम्स क्लॉज नंबर 21 व्हिच टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन का पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझना। एक तो पहली बात मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने 21 का आपको रीजन बताया था 21 क्यों है, क्योंकि जनरली सारे बच्चे, जितने भी होशियार बच्चे होते हैं वो सीए 21 इयर्स में क्वालिफाई करते हैं। सर आपने तो नहीं किया था, मैं होशियार नहीं हूं ना। जो होशियार बच्चे होते हैं वो 21 इयर्स में करते हैं, तो ऐसे याद रखना, जो भी होशियार बच्चे होते हैं वो 21 इयर्स में करते हैं। मैं होशियार नहीं हूं इसलिए तो मैंने नहीं किया था 21 इयर्स में, तो ये आप याद रखेंगे, सीए जनरली क्वालिफाई करते हैं 21 इयर्स में। तो 21 इज द क्लॉज दैट यू विल रिमेंबर। क्या था ये क्लॉज, जनरली सीएफएस के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट नहीं आएगी, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर कारों की रिपोर्टिंग नहीं होती। बस एक क्लॉज आता है जो बात करता है कि जो कंपोनेंट्स थे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जैसे कि सब्सिडरीज, क्या उसकी कारों की रिपोर्ट में कोई एडवर्स रिमार्क तो नहीं आया। सो एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय द ऑडिटर ऑफ कंपनीज इंक्लूडेड इन सीएफएस, अगर हां तो डिटेल ऑफ द कंपनीज, कौन सी सब्सिडरी कंपनी के कारों की रिपोर्टिंग में दिक्कतें आई हैं और कौन से पैरा नंबर में दिक्कत आई है, बस इतनी सी बात आपने बतानी है। यहां आपका कंपनी ऑडिट और कारों का रिवीजन खत्म हो जाता है। मैं आपको एक बात बोलूं, हाँ सर एक बात बोलो, कम से कम 10 से 15 नंबर का आएगा पेपर में, कम से कम बोल रहा हूं 20 से 25 का भी आ सकता है, बट 10 से 15 नंबर का कम से कम ये टॉपिक आपको दिखेगा आपके सीए इंटरमीडिएट के पेपर में। प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करना, हमने काफी मेहनत करी है क्लास में, ये मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप इसको शानदार तरीके से रिवाइज करेंगे। अभी आपका मैं क्लास का टेस्ट भी शेड्यूल किया है, उसमें भी प्यार से, प्रेम से, लगन से इसको पढ़ के देना, तभी जाके मजा आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी के लिए इतना काफी है। यूं ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहो, बिकॉज लाइफ में ना एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म होगी ही नहीं। अभी आप कुछ अचीव करोगे, फिर आप आगे एक्सपेक्ट करोगे सीए फाइनल करना है, आर्टिकलशिप करनी है, फिर सीए फाइनल अचीव करोगे, फिर लगेगा जॉब लेनी है, जॉब अचीव करोगे, फिर लगेगा यार फैमिली बनानी है, और फिर फैमिली बनाने के बाद लगेगा बच्चे का स्कूल ढूंढना है, फिर बच्चे के स्कूल के बाद बच्चे का कॉलेज, फिर बच्चे का सीए। हमेशा जिंदगी में यही चलता रहेगा। अभी रहो खुश, हमेशा रहो खुश, यही लाइफ की पॉलिसी होनी चाहिए। जो भी करो खुशी खुशी करो, क्योंकि एक बात जानना, जो चीज हम खुशी खुशी करते हैं, मन लगा के करते हैं, उसी में सफलता मिलती है। ठीक है, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफी है। लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास। हमें राही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते।